राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं। इससे पहले 5 वीडियो आपके सामने अपलोड हो चुके हैं और टेस्ट सीरीज विज्ञान की चल रही है। इसमें प्रतिदिन हम लेकर के आते हैं 30 प्रश्न, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन भी साथ ही में आप दबा दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो मनुष्य के हृदय का स्पंदन पूछा जा रहा है 1 मिनट में कितनी बार होता है। पहला ऑप्शन है 72, दूसरा है 76, तीसरा है 78 और चौथा ऑप्शन है 82। तो इसका पहला आंसर सही है। मनुष्य का हृदय जो होता है उसका स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? ब्लड ग्रुप सर्वदाता पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओ वाला जो व्यक्ति होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ये सर्वदाता होता है, यानी कि सभी को ब्लड दे सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं ए बी की, तो ये जो है सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है। ओ की बात करते हैं तो ओ में ही जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के में एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो आप इसका आंसर करेंगे ओ। साथ ही साथ में जो ए बी है ये सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है टोकोफेरॉल, तीसरा है साइनोकोबाल्मिन और चौथा ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल। तो जो पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। साथ ही साथ में बात करते हैं टोकोफेरॉल की, तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। जबकि साइनोकोबाल्मिन जो होता है ये विटामिन बी 12 का होता है, बी 12 का होता है। और जो कैल्सीफेरॉल है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इस प्रकार जो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे रिकेट्स या फिर सुखंडी भी कह सकते हैं, सूखा रोग भी कह सकते हैं। और विटामिन डी हमको सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। साथ ही साथ बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म जो है इसमें से गलत है। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिए गए हैं। पहला है विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी सही है। तीसरा है विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये भी सही है। जबकि विटामिन के का नाम टोकोफेरॉल नहीं होता है, बल्कि विटामिन के का नाम होता है फिलाक्विनोन। फिलाक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, जबकि टोकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो इस तरीके से जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग हो जाता है उसे कहते हैं ग्वाइटर रोग। इसको ही हम लोग घेंघा के नाम से भी जानते हैं। रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, दूसरी तरफ कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। जबकि विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होता है, बल्कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो सकता है, हो जाता है। और रिकेट्स भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ये पूछा जाता है कि जल में कौन कौन से विटामिन जो है विलय घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, आप लोग याद रखिएगा। जबकि वसा में जो घुलनशील होते हैं उनका नाम होता है ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के ये जो है 4 जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। वही क्वेश्चन आ गया है, जल में घुलनशील पूछा गया है, तो कौन सा सही होगा। हमने बताया था कि बी और सी दोनों जो है घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। शरीर में जो ताप का नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दूसरा है हृदय, तीसरा है सेरिब्रम और चौथा ऑप्शन है त्वचा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर में ताप का नियंत्रण किया जाता है, जबकि जो मानव शरीर होता है उसका सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। और हृदय मानव शरीर का जो हृदय होता है ये 4 भागों में 4 कक्षों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये मानव शरीर में क्या काम करता है, आइए देख लेते हैं 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का वहन करता है। दूसरा है बैक्टीरिया को नष्ट करना, और तीसरा है एनीमिया का निदान, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का वहन करना। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है लोहा, तीसरा है सोडियम और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, आयरन यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। किडनी का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, और दूसरा है शरीर के तापमान का नियंत्रण, तीसरा है रक्त दाब का नियंत्रण, और चौथा है पाचन क्रिया में सहयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में जो मुख्य घटक है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है आयरन, और चौथा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि दांतों एवं हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है इसको कहते हैं स्टेपीज, और ये कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कान में पाई जाती है। जबकि सबसे जो बड़ी हड्डी होती है उसको कहते हैं हम लोग फीमर, और ये जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है। बार बार ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सूर्य की रोशनी किस में बनता है, कौन सा विटामिन, तो अभी बात कर चुके हैं। विटामिन डी जो होता है ये सूर्य की रोशनी में बनता है, और जो विटामिन डी होता है इसकी कमी से रिकेट्स या फिर सूखा रोग, जिसको सुखंडी भी कहते हैं, ये रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा सांस में ली जाती है। मनुष्य जब सांस लेता है तो उसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ऑक्सीजन जो होती है ये मनुष्य सांस में लेता है, जबकि उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। वयस्क जो मानव होता है उसमें दांतों की कुल संख्या सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 32 जो है दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा, यानी कि विषाणु से कौन सा रोग फैल जाता है। पहला है एड्स, दूसरा है चेचक, तीसरा है खसरा, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चेचक की बात करें तो चेचक का जो टीका था ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा है ट्रिपेनोसोमा, और चौथा है तीसरा ऑप्शन है पास्चुरेला, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है मलेरिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है। तो मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है। पहला ऑप्शन है मादा एनाफिलीज, दूसरा है सीसी मक्खी, और तीसरा ऑप्शन है बालू मक्खी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये मलेरिया रोग हो जाता है। जबकि सीसी मक्खी की बात करें तो ये सबसे जहरीली मक्खी होती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से हो जाता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि दूषित जल पीता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लू, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है तपेदिक और चौथा ऑप्शन है हैजा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो हैजा रोग होता है इसको कॉलरा के नाम से भी जानते हैं और ये दूषित जल के पीने से, जल के सेवन से हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायलिसिस जो शब्द है ये किडनी से संबंधित है, यानी कि गुर्दा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में बीसीजी का जो टीका होता है वो टीका रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। किस रोग के जो प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? तो आप लोग देखिएगा, बीसीजी का जो टीका होता है बच्चों को 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा है टीबी, तीसरा है चेचक और चौथा ऑप्शन है पोलियो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही, टीबी। टीबी के लिए जो है, टीबी रोग के से बचने के लिए बीसीजी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर द्वारा फैलने वाला इनमें से कौन सा रोग है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है डेंगू ज्वर, तीसरा है पीत ज्वर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसको देखिएगा कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि जो मलेरिया और डेंगू और पीत ज्वर होता है ये सभी मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? प्लेग जो महामारी होती है ये, इसके लिए कौन सा जंतु सहायक है? तो पहला ऑप्शन है चूहा, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है घरेलू मक्खी और चौथा ऑप्शन है सैंड फ्लाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चूहा के द्वारा प्लेग फैलता है। चूहे के जो पिस्सू होते हैं उसी से प्लेग फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान का जो पिता पूछा गया है, पहला है एक्लर, दूसरा है हिप्पोक्रेटस, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिप्पोक्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस होगा। तो थियोफ्रेस्टस जो होता है ये वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाते हैं, जबकि हिप्पोक्रेटस की मैं बात करता हूँ तो हिप्पोक्रेटस चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं, जबकि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। शैवालों का जो अध्ययन होता है इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है, जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? अभी हमने इसकी बात की थी, तो कवकों का अध्ययन संबंधी जो विज्ञान होता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि शैवालों का जो अध्ययन होता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं का जो अध्ययन होता है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषाणु की यानी कि वायरस की जो खोज करता है वो कौन थे? पहला ऑप्शन है इवानोवस्की, दूसरा है लुई पाश्चर, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन, चौथा ऑप्शन है कार्ल लिनियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इवानोवस्की जो थे ये इन्होंने ही जो है विषाणु की खोज की थी। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक की इन्होंने खोज की थी। जबकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की जो कड़ी कहा जाता है किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है बैक्टीरियोफेज, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वायरस, यानी कि जो विषाणु होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, दूसरा है लुई पाश्चर, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। तो बैक्टीरिया की खोज यानी कि जीवाणु की खोजकर्ता कौन थे? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक, इनके द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई थी। जबकि रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा एवं टीबी के जो जीवाणु थे उसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीका खोजने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके को
खोजा था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की थी और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय थे इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये भी साथ में आप लोग नोट करते जाइए या फिर इसको याद करते जाइए। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है टीबी के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो टीबी का जो टीका था उसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट कोच। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। रेबीज के जो टीके थे जो टीबी के टीके की खोज करता थे उनका नाम है रॉबर्ट कोच। जबकि जो हैजा एवं जीवाणु जो था उसके भी खोजकर्ता जो है यही माने जाते हैं, यानी कि रॉबर्ट कोच। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से संबंधित। अभी हमने आपको बता दिया है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय जो थे ये पेनिसिलिन से संबंधित इनकी खोज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। यानी कि कवक और शैवाल का परस्पर संबंध कौन दर्शाता है। पहला ऑप्शन है लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरेला, तीसरा ऑप्शन है एस्परजिलस और चौथा ऑप्शन है लेकेनोरा। तो 184 जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। पहला ऑप्शन जूसिया, दूसरा अमरवेल, तीसरा है ब्रायोफाइलम और चौथा है आर्किड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्रायोफाइलम जो होता है इसी की पत्ती में जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला जो पौधा है पहला है नागफनी, दूसरा है गुलाब, तीसरा है लहसुन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागफनी का जो पौधा होता है ये शुष्कोद्भिद लक्षण वाला होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तियों में होती है, लेकिन पत्तियों में किस भाग में होती है आइए जान लेते हैं। पहला है पर्णाधार यानी लीफ बेस, दूसरा है पर्णवृंत यानी कि पिटियोल्स और तीसरा ऑप्शन है पर्णदल यानी कि लैमिना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पर्णदल यानी कि लैमिना में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक क्या है। तो पहला ऑप्शन है कार्क, दूसरा है रंध्र, तीसरा है जाइलम और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रंध्र जो होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों की उम्र का पता किससे लगाया जाता है। पौधों की उम्र का पता किससे लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है पत्तियों के गिरने के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है पत्तियों के हरे रंग के आधार पर और चौथा ऑप्शन है पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। तो पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पेड़ में जो उपस्थित वार्षिक वलय होते हैं उनके आधार पर उनको गिन करके, आपने देखा होगा पेड़ होता है जब उसको काटा जाता है तो उसके अंदर इस तरीके के वलय होते हैं, तो इन्हीं को काउंट करके उसके उम्र का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्क किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है सुबेरिन, दूसरा है लेटेक्स से, तीसरा है पत्तियों से और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो 190 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, सुबेरियन से कार्क प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इस समय। 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चल रही है और इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये आज का जो वीडियो है इसको मिलाकर के कुल 6वां वीडियो ये अपलोड हो रहा है। आप लोग इसको देखिएगा। इसके बाद में जल्द ही 7वां वीडियो इसके लिए हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे पूछ लें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को कोई भी डाउट है तो उसका आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी है तो वो भी आप उसके साथ में लिख करके भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।